आज हम लोग इसकी पहली वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। उस क्रम में एक कार्यक्रम वाद-विवाद प्रतियोगिता का करा है, आज हम लोगों ने आयोजित की है। और आप सभी जानते हैं कि अपराजिता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही बनाया गया था। कुछ चंद महिलाओं ने किटी से इसकी शुरुआत की थी और धीरे-धीरे सभी महिलाएँ घरेलू उद्योग से और इसके साथ ही वो अपने तरह-तरह के जो भी हर क्षेत्र में पारंगत महिलाएँ सभी हमारे संग धीरे-धीरे जुड़ती गईं और एक कारवां बनता गया। और हमारी सभी महिलाओं को एक हमने मंच देने का प्रयास किया है। अब जहाँ तक समूह में एक सशक्तिकरण महिलाओं का और महिलाओं को एक मंच हम लोगों ने दिया है, तो आज इसी क्रम में एक हम प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी संस्थापक अनुपमा श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। अनुपम को फ़ोन करके कह दो कि बात कर ले, वो मीटिंग में है। म्यूट कर लीजिए संध्या जी। जी, जी। रीमा जी, अगर आप स्क्रीन पे आ जाएं तो अच्छा है। मुझे लग रहा है आपने स्क्रीन ऑफ कर दी है। सीमा जी, मंडल पर मुझ उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ अपने आज के कार्यक्रम के जो हमारे सम्माननीय जजेस हैं, निर्णायक मंडल है उनका, जिनमें सम्मिलित है हमारी डॉक्टर रीमा सिन्हा जी और हमारी प्यारी अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत। संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। दोनों ही हमारे निर्णायक मंडल में सम्मिलित सदस्य दोनों बहुत ही अपने क्षेत्र के एक दिग्गज हैं और शिक्षा के और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, स्वयं को स्थापित कर लिया है। और मैं परिचय इनका दूंगी तो लगेगा जैसे कि हम सूर्य को एक दिया दिखाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। डॉक्टर रीमा, आप जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की ही निवासिनी है और आज साथ ही साथ आपने विज्ञान में स्नातक और विद्या वाचस्पति की डिग्री प्राप्त की है। ब्यूरो चीफ है इन कंट्री ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। निहारिका साहित्य मंच की संस्थापिका है, लेखिका है, समाज सेविका है। आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं के विद्यालय के स्थापना हेतु और उनके विद्यालयों के हेतु प्रेरणा प्रेरणा के यथासंभव सहयोग कर रही हैं। साहित्यिक उपलब्धियों में मैं क्या गिनाऊं, कुछ को मैं यहाँ पर बता दूं। 1000 से अधिक गद्य और पद्य रचनाएं हैं आपकी। विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थान द्वारा प्राप्त है आपको लगभग 500 से अधिक सम्मान पत्र। भारत रत्न, अटल सम्मान, महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान, राष्ट्र निर्माता सम्मान, नारी शक्ति सम्मान, सरोजिनी नायडू सम्मान, साहित्य सारथी सम्मान, मीराबाई सम्मान, आदर्श गुरु सम्मान, ज्ञान ज्योति। मैं तो बिल्कुल थक जाऊंगी और ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी, तो 3 मिनट का ही मुझे, चूंकि ये समय दिया गया था परिचय का और आदर सत्कार का, तो मैं अधिक समय नहीं लूंगी। कुछ मैं बता दूं। एकल काव्य संग्रह आपका आशा और नयोनिका, ये साझा संग्रह है। मुक्तक माला, दृष्टि, एक काव्य बेला, जानवी, योगी आदित्यनाथ जी, और इसी के साथ अनगिनत आपके प्रकाशन है। वो यहाँ पर पुनः कहूंगी, यहाँ पे आपको लिस्ट बता पाना संभव नहीं है। तो ऐसे साहित्य के दिग्गज आज हमारे मध्य यहाँ पर निर्णायक मंडल के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो डॉक्टर रीमा सिन्हा जी, आपका हृदय से स्वागत है। और एक करतल ध्वनि के साथ अगर हमारे सभी सदस्य स्वागत कर दें। और साथ ही स्वागत करती हूँ प्रोफेसर सीमा सरकार जी का, जो आज हमारे मध्य निर्णायक मंडल के रूप में उपस्थित है। हम सबको आशीर्वचन देने हेतु उपस्थित है। और हमारे जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं वो थोड़े सतर्क हो जाए, क्योंकि जो दो सूर्य हमारे बीच यहाँ पर उज्जवल हो गए हैं और उनकी आभा के बीच में आप सभी रश्मियों को आज सिद्ध करना है कि आपका पक्ष मजबूत है या विपक्ष मजबूत है। शुभकामनाओं के साथ और आप सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ बस अब कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। संध्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। और अब इसी के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ।
समूह अपराजिता हमारा, जैसा कि सभी को पता है कि महिलाओं का है, तो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो महिलाओं के लिए है, और महिलाएं, हालांकि इसके पक्ष में महिलाओं के लिए कानून आ चुका है, फिर भी महिलाएं कहीं ना कहीं संशय में हैं, और कुछ विपक्ष में हैं, कुछ पक्ष में हैं। आज भी उनके मन में ये विचार है कि ये कानून सही आया है, मुझे मानना है कि नहीं मानना है। इसी क्रम में हम अपने संग यहाँ पे कुछ हमारी प्रतिभागियां जुड़ी हैं, जो अपनी पक्ष और विपक्ष की बातें आप लोगों के सामने शेयर करेंगी, अपने विचार आप लोगों के सामने रखेंगी। इसी क्रम में मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ अपनी पहली टीम से श्रीमती पूजा श्रीवास्तव जी को, कि वो आएं और अपनी बात रखें कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं कि संपत्ति में बेटियों को बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए या नहीं, उचित या अनुचित, क्या कहना चाहती हैं वो, इसे प्लीज आके यहाँ पे अपने विचार रखिए। आइए पूजा जी। नमस्कार। मैं यहाँ उपस्थित अतिथिगण और अपनी संगी लेखिकाओं का अभिनंदन करती हूँ। और पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार उतना ही होना चाहिए जितना कि एक बेटे को, और मैं इसके पक्ष में हूँ। और हम सब एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो कि पुरुष प्रधान है, पर आज स्थितियां काफी बदल गई हैं। फिर भी हमें महिलाओं को सदा अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, कभी अपने अस्तित्व की के लिए, कभी अपने अधिकारों के लिए, जबकि पुरुष को ऐसा नहीं करना पड़ता। वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बना है, ये पहले से तय होता है। इसके लिए उसे किसी को कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। पर दूसरी ओर एक बेटी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, और ये परंपरा आज की नहीं, सदियों से चली आ रही है। अब जाके हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत 2005 में संशोधन करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। और ये मैं इसके पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि विवाह के बाद ज्यादातर बेटों की नीयत और व्यवहार में काफी बदलाव आ जाता है। और लेकिन एक बेटी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने माता पिता की सेवा करना चाहती है, और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और सेवा भी कर रही है, तो उसे पिता की संपत्ति में उसे बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल सकती। और सदियों से महिलाएं घर में रहकर भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन्होंने यदि घर संभाला है, तभी पुरुष बाहर निकल के अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर निकल पाए हैं। पर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि घर को चलाना, बच्चों को संभालना किसी काम की श्रेणी में नहीं आता, नहीं लिया जाता। अब जब समान अधिकार की बात होती है, तो दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो। और ये अधिकार चाहे संपत्ति में हो या सम्मान में, दोनों का समान अधिकार है। दूसरा, अब तो कानून भी समानता की बात करता है, तो हम क्यों नहीं। और इसका दूसरा कारण, मैं जहां तक मेरा विचार है कि हम ऐसा करके अपने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और ईश्वर न करे किसी बेटी के उसमें शादी के बाद उसे किसी संघर्ष का सामना करना पड़े, लेकिन यदि ऐसा होता है तो हम पिता की संपत्ति में उसको हिस्सा देकर उसके जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, उसे पूरा सहयोग दे सकते हैं। और जैसे एक पुरानी परंपरा है थी कि जब माँ अपनी बेटियों को शादी के बाद विदा करती थी, तो एक शब्द कहती थी कि जिस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है और ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। पर माँ बाप को आज ये कहकर विदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेटी की जो मायके से डोर बंधी होती है, ये कानून उसको और मजबूत करता है। और एक हम दोनों मिलकर जब एक परिवार चला सकते हैं, दोनों का समान अधिकार है, तो पिता की संपत्ति में क्यों नहीं। अब तो कानून भी हमारे साथ में है। ये मैं इसके पक्ष में हूँ, ये मेरे विचार हैं। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने पूजा जी के विचार सुने जो इसके पक्ष में थी, और इसी टीम से हमारी तरफ से दूसरी प्रतिभागी आ रही हैं। मैं बुलाना चाहती हूँ मीठू राय जी को, जो अपनी बात कहना चाहती हैं। मीठू जी, आपका स्वागत है। सभी अतिथि गणमान्य व्यक्तियों का मैं सम्मानपूर्वक नमस्कार करती हूँ और अपनी संस्था की
संस्थापिका अध्यक्ष महोदय को मेरा प्रणाम। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि बेटियों के बारे में बात होती है, तो बेटियों के अधिकारों के बारे में सभी लोग बात करते हैं, मगर उनके लिए क्या सही, क्या गलत ये निर्णय उनको खुद को लेना पड़ता है। तो जैसे कि आज बेटियों के बारे में बताया जा रहा है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं आज इसके विपक्ष में अपना मत इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि देखिए बेटियाँ पुराणों से अपने माँ-बाप के लिए एक लक्ष्मी का रूप लेके आती हैं, वो हमारे माता-पिता की एक धरोहर होती हैं। उनका संस्कार होती है परिवार का और ससुराल का मान होती हैं। परंतु जब बेटियाँ शादी होने के बाद विदा हो जाती हैं, तो माँ-बाप बचपन से ही उसके लिए कुछ ना कुछ तो जोड़ते ही हैं। जिनकी भी बेटियाँ हैं वो आज भी जानते हैं, हम लोग बचपन से उनके लिए कुछ ना कुछ जोड़ते हैं और विवाह के साथ ही उनको सब कुछ हम लोग देते भी हैं। अपने हिसाब से, अपने धन संपदा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से उन्हें सब कुछ दिया जाता है और शादी के उपरांत भी हम अपनी बेटियों को निरंतर हर त्योहार पे, हर ओकेज़न पे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो उनका जो लेन-देन का व्यवहार है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, वो बेटियों के लिए कभी भी समाप्त नहीं होता। वो ज़िम्मेदारी माता-पिता अपने जीवन उपरांत जो है संपूर्ण करते रहते हैं। परंतु बेटियों को पैतृक संपत्ति में माफ़ कीजिएगा, बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने वाली बात के मैं विपक्ष में इसलिए हूँ कि देखिए, जब शादी हो जाती है तो हमारी बेटियाँ ससुराल का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो ससुराल पक्ष से भी एक हिस्सा जो उसके पति का होता है, वो उसके नाम के साथ जुड़ जाता है। ये शायद सभी को पता है। उनके जीवन रहते या जीवन के उपरांत वो हमारी बेटियों को मिलता है। अब वो मिलना ना मिलना वो तो हमारी बात की बात होती है, परंतु जब उनका एक हिस्सा आपके ससुराल के साथ जुड़ जाता है, तो पिता की संपत्ति में उनका हिस्सा जो उनके भाई या दूसरे भाई, उनकी बहुएँ वगैरह आती हैं, तो वो हिस्सा उनके ऊपर भी तो डिपेंड होता है। जैसे आप ससुराल से जुड़े हैं, तो आपका हिस्सा जब आपके पति के साथ वहाँ जोड़ा गया है, तो जो आपके भाई का परिवार होता है, तो पिता की संपत्ति को हमें उसके लिए एक आधारभूत ज़रूरत के तौर पे छोड़ देना चाहिए। क्यों? जैसे हम बेटी हैं, तो वो भी तो किसी की बेटी है। तो हमेशा हम अपने बारे में सोचते हैं, तो जो बाहर से आती है, क्या हम उसे अपना के उसके लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं? हमें उसके लिए भी तो सोचना है। तो इसीलिए और आजकल के समय में संपत्ति को लेके जैसा कि देख रहे हैं इतना मनमुटाव है, इतना भेदभाव, इतना मार-काट हो रही है भाई-बहनों में, रिश्तों में, तो एक संपत्ति का नाम लेते ही आपसी प्यार में मनमुटाव बढ़ जाता है। जो प्यार बेटी अपने मायके से चाहती है, वहाँ जाती है, तो ये मनमुटाव संपत्ति का नाम लेते ही वहाँ पे वो मनमुटाव जो है धीरे-धीरे प्यार जो है हमारा घटता चला जाता है कि बेटी अपने माँ-बाप से, अपने भाई-भाभी से प्यार लेने नहीं, सिर्फ़ संपत्ति का हिस्सा लेने आ रही है। तो ये तथ्य रखना गलत है कि बेटी को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए, माता-पिता हमारे भारत में आज भी 60% जो है हमारी जो जनसंख्या है वो मिडल क्लास है। 40% हम कह सकते हैं हाई क्लास है। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो कितनी मुश्किल से बेटा और बेटी दोनों को पढ़ा के संपन्न करता है, उन्हें विदा करता है, अपने पैरों पे खड़ा करता है। तो बेटी को वो शादी करके या नौकरी पे डिपेंड करके उसका जीवन जो है वो सेटल करते हैं, तो बेटे के लिए भी उनकी उतनी ही भागीदारी, उतनी ज़िम्मेदारी है। तो बेटे के भविष्य के लिए ये पिता की संपत्ति बहुत बड़ी धरोहर होती है, क्योंकि उन्हें अपना जीवन तो अपने माता-पिता के साथ आजीवन चलाना है और अपने माता-पिता की देखभाल भी करनी है। उसके बाद जैसा कि पैतृक संपत्ति 1956 के बाद 2005 में जो संशोधन किया गया है कि बेटियों को संपत्ति मिलनी चाहिए, उनका समान अधिकार है। देखिए पुरुष प्रधान और नारी प्रधान अब हमारी 21वीं सदी में ये मायने नहीं रखता है। अब इस समय हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो जान गई है, इस समय हमारी नारी भी पुरुष के बराबर हो गई है, तो वो किसी के अधीन नहीं है और किसी की दया की भागीदार भी नहीं है वो। इस समय वो अपना मुकाम, अपना दर्जा वो खुद बना रही है। तो तो मीठू संपत्ति में अधिकार हाँ जी। हाँ, तो मीठू जी मतलब आप पूरी तरह से विपक्ष में हैं, नहीं मिलना हाँ जी, मैं चाहिए। पूरी तरह से मैं विपक्ष में हूँ और ये कहना चाहती हूँ हाँ, बेटी को अगर आप देना चाहते हैं, पैतृक जी, जी। संपत्ति में अगर हिस्सा, तो एक हाँ। उपहार स्वरूप आप उसे दीजिए मगर उसे आप अपने पास सँभाल के रखिए, क्योंकि जी, जी। ससुराल में अगर जाता है तो ये उसका अधिकार नहीं रह मीठू जाता। जी आपका समय पूरा हो रहा है। जी। सभी को 3-3 मिनट दिया है, सभी लोग प्लीज़ अपने समय का ख़्याल रखें और और बस यही कहना चाहूँगी कि मैं विपक्ष में हूँ और बेटी को अगर आपको देना है तो उपहार स्वरूप आप उसे अपने पास संबंधी रखिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपनी अगली टीम से आशिता श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहती हूँ, वो आकर अपने विचार रखें।
थैंक यू सो मच संध्या जी। यहाँ पे उपस्थित सभी मेरी प्यारी सखियों और माननीय अतिथिगण डॉक्टर रीमा सिन्हा जी और अपनी संयोजक अनुपमा श्रीवास्तव और सीमा सरकार जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मीठू जी ने कहा कि वो विपक्ष में है, बट यहाँ पे मैं पैतृक संपत्ति पे बेटियों के पक्ष में हूँ। पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि संतानें, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही एक दूसरे के मतलब पिता के लिए समान है। इसलिए मेरे हिसाब से तो जो भी संपत्ति है पिता की, उसमें विवाह उपरांत या विवाह से पहले भी संपत्ति में बेटी का अधिकार होना चाहिए। उसका रीजन एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ये है कि अभी तो वो शादीशुदा है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, शादी हो गई है, कल को उसके फैमिली भी है, सब अच्छा है। लेकिन इन केस अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो हस्बैंड नहीं रहता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, उसका भरण पोषण के लिए वो लोग, उसके ससुराल वाले या उसका पति नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट उसके पास हाथ में ये तो रहेगा कि कुछ तो है कि वो अपने बल पे, अपने उस पे अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती है और अपने को वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है उस पैतृक संपत्ति के बूते, कि वो अपना काम कर लेगी, अपना जीवन यापन अच्छे से व्यतीत कर लेगी। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में से निकला था एक मिताक्षरा शब्द। मिताक्षरा होता है जन्म से विरासत। पहले क्या होता था, बच्चे का जन्म हुआ, बेटा हुआ, तो वो जन्म से ही उसका हो गया कि उसकी पिता की संपत्ति पे उसका पूरा अधिकार हो जाता था। तो उस चीज को धीरे धीरे जो है, उसमें लड़कियों का कोई हक नहीं होता था और सारी संपत्ति वो जन्म से ही बच्चों के नाम हो जाती थी कि बेटा है तो बेटे के लिए हो गया। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे महिलाओं के लिए बहुत कष्टकारी होती गई। इसी के तहत एक सक्सेशन एक्ट, जो जैसे सबने, पूजा जी ने भी बताया और मेरे मीठू जी ने भी, कि 1956 में ये एक्ट आया और उसमें पैतृक संपत्ति का जो है उसमें बेटी का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो इसके मैं पूरी तरह से पक्ष में हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है, मीठू जी ने कहा कि वो आने वाली बहू या भाभी जो भी है उसके लिए छोड़ दें, ठीक है। अगर बेटी हर तरह से सक्षम है, वो खुद से चाहती है कि हाँ ठीक है, मेरा जो भी है हिस्सा मैं खुशी से अपने भाई या जिसको भी देना चाहती हूँ, दैट इज डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है कि वो अपने संपत्ति अपने साथ अपने पास रखना चाहती है, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आप जी इसी तरह से पूरी तरह से आपके इसके पक्ष में हैं कि जी बेटियों को बिल्कुल हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाती हुई आप ही की टीम से मैं विनीता त्रिपाठी जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो अपने ओके विचार रखें। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, विनीता जी, आप म्यूट हैं। विनीता जी, आप राजदा हाँ, के सभी मेंबर का अभिनंदन करती हूँ और मैं विपक्ष में हूँ। मैं, जैसा कि आज का विषय है कि बेटी का संपत्ति में पूरा अधिकार होना चाहिए, तो ये तो अधिकार होना चाहिए, हम भी चाहते हैं होना चाहिए। मगर यहाँ पे एक बात थोड़ी हट के होती है कि बाप की संपत्ति पे बेटी का अधिकार तो होना चाहिए, मगर उसके दुख सुख पे बेटी का अधिकार नहीं होता है। बेटी आएगी, थोड़ी देर के लिए आएगी, भाई से कहेगी भाई जरा मम्मी पापा को ध्यान से रखना हो, बस कह के वो 2 मिनट रखी, 2 घंटे रुकी, चली गई। मगर आप ये सोचिए, उन बेटों के विषय में सोचिए जो पूरा दिन उनकी सेवा करते हैं, पूरे सुबह से रात तक उनके साथ रहते हैं, उनके हर सुख दुख के एक एक पल के होते हैं, कि वो हर एक सुख दुख में माँ बाप को देखते हैं। फिर जब बेटी आती है लेने के लिए, तो वहां थोड़ा सा भाई का मन जो है थोड़ा सा दुखता है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। माँ, हम अपनी सोच बता रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि बेटी को हक मिले, मगर उस समय मिले जब वो परेशान हो। वही भाई, वही बाप बढ़ के आगे आके कि नहीं, मेरी बहन, मेरी बेटी परेशान है, मैं करूंगी, और पूरा 100% उसको सपोर्ट करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मगर कायदे करना चाहिए। इसके आगे आपको बताएं, अभी हमारे ऐसे ही आसपास हमारे बहुत किस्से आए हैं कि सेवा तो कोई नहीं करता, अधिकार सब लेने आते हैं। तो आप बताइए, ये कौन ये करेगा, दायित्व लेगा कि बेटियों को संपत्ति तो दे दी जाएगी, मगर ये सेवा का अधिकार कौन देगा? जब बेटियों से कहा जाएगा कि आप सेवा
ये तो बेटियां कहेंगी मैं तो ससुराल में सास ससुर की, बताइए उस समय माँ बाप की परिस्थिति क्या हो जाती है। दोनों तरफ बेचारी परेशान रहती है कि वो हम तो ससुराल में है, अपने सास ससुर को देखेंगे, तो उन भाई का बताइए क्या होगा, उन भाई बेचारे क्या करेंगे आप बताइए। जी तो इसलिए बिल्कुल हमारा थोड़ा सा मन होता है कि नहीं, बेटियों को जरूरत पड़े तो बिल्कुल अधिकार है उनका संपत्ति पे, उनको आप स्वेच्छा से दीजिए और वो जी भाई जी को भी बढ़ चढ़ के देना चाहिए, ऐसा हाँ नहीं कि उसको नहीं देना चाहिए। जी विनीता जी बट माता पिता हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपनी सारी पूंजी जब बेटी की शादी है, आप यकीन मानिए कि वो अपने से जितनी उसकी औकात नहीं होती उससे बढ़कर उसकी शादी में लगाया, एक पैसा भी वो ये नहीं सोचता है कि हमें बेटे की शादी में भी लगाना है। जब वो पूरा पैसा अपनी बेटी पे खत्म कर देता है तो उसको ये यकीन रहता है कि मेरा तो बेटा है, कोई बात नहीं, हम बेटे की शादी तो कैसे भी कर लेंगे। तो आप यकीन मानिए कि जब वो बेटे की शादी करता है, उसके पास हो या ना हो, मगर उसको तब भी खुशी, अरे मेरा बेटा है, कुछ ना कुछ तो हम जैसे तैसे कर ही लेंगे। और जी फिर जी जब आप सोचिए जब वो बहू लेके आता है, अब बहू आती है, घर में रहती है, एक कमरे का मकान हो उसका, आप सोच विनीता लीजिए जी एक कमरे, आपका समय पूरा हो रहा है, माफी हाँ, चाहती हूँ एक आपसे। कमरे, हाँ। तो हाँ बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जी माता-पिता भाई के प्यार का अधिकार लेना चाहिए, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं लेना चाहिए, जो जी ज़िंदगी भर बिल्कुल मैके की याद दिलाएगा आपको और ज़िंदगी भर आप खुश रहेंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जी विनीता जी के विचार हमने सुने और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब अपनी अगली टीम से अपनी पूर्णिमा श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहते हैं। पूर्णिमा जी आइए और अपनी जी। बात रखिए। सर्वप्रथम तो हमारे सभी अतिथि मान्य और अपराजिता बहनों को मेरा सादर प्रणाम। तो जैसा कि आज का चर्चा का विषय बना हुआ है संपत्ति में बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी, उचित या अनुचित, तो मेरे विचार से तो मैं इस विषय के पक्ष में हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बेटे हो या बेटी हो, वो पिता की दोनों ही संतानें होती हैं। तो बेटियों का जो हमारे जो आज का टॉपिक है उसका जो मेन मुद्दा है वो यही है। मेरा मानना ऐसा है कि बेटियों को मानसिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हमें उन्हें संपत्ति में हिस्सा बराबर का देना ही चाहिए, क्योंकि कल को शादी के बाद अगर उन्हें कोई ऐसी मुसीबत आती है, कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, तो उनके मन में ऐसे ख्याल, ऐसे विचार ना आने पाए, चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कौन सपोर्ट करेगा, या मुझे कोई अगर अपने घर में रखेगा भी तो कितने दिन रखेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज्यादा कोई मुझे रख नहीं पाएगा। क्योंकि अक्सर महिलाओं के मन में विचार आते हैं अंदर से कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी। और अक्सर घरों में ऐसा भी देखने को मिलता है हमारे समाज में कि ससुराल के पक्ष से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है या मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जाता है। तो ऐसे में कभी-कभी उनको मार भी दिया जाता है वहाँ पे घरों में, या लड़कियाँ खुद से आत्महत्या कर लेती हैं परेशान होकर के, सिर्फ इस वजह से कि वो किससे कहें या किसके पास जाएँ। अब इस उम्र में अपने माँ-बाप से तो वो अपनी परेशानियों को बोल नहीं सकती, क्योंकि वो परेशान होंगे, चिंता करेंगे, तो इसलिए वो अंदर से इतना परेशान हो जाती हैं, उन्हें कोई इतना मेंटली सपोर्ट नहीं मिलता है कि जिसकी वजह से वो ऐसा कदम उठाती हैं। तो मेरा मानना है कि बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो बात अलग की है कि बेटियाँ अगर संपन्न हैं, सक्षम हैं, तो वो ना लें, वो अलग चीज़ है। लेकिन आजकल हमारे कानून में हर चीज़ लिखित रूप में माँगी जाती है। तो ऐसा कानून भी आ चुका है कि बेटियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसके अनुसार मेरा मानना है कि बेटियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए संपत्ति में। धन्यवाद, धन्यवाद पूर्णिमा जी धन्यवाद। आपका। और इसी क्रम में मैं आपकी टीम से बरखा सिंह जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आके अपने विचार रखें। नमस्कार, नमस्कार संध्या और सभी आदरणीय मैम, जितने भी अतिथिगण हैं सभी को नमस्कार, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हिंदू सेक्शन एक्ट 1956-2005 में संशोधन होके पारित हुआ एक एक्ट 18 साल पहले, सोचिए एक्ट 18 साल पहले पारित हुआ और आज संध्या जी की वजह से हम लोगों को सच में पता चला कि ऐसा कोई एक्ट बना है, समझ रहे हैं। और हम में से इससे पहले कोई नहीं जानता था कि पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार है। तो निश्चित ही है कि हमको ये अनुचित क्यों लगता है कि अब तक किसी बेटी ने जाकर क्यों नहीं जो है वो किया कोर्ट में कि भाई मेरे को ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा, ये पारित क्यों नहीं हो रहा। मतलब ये सेक्शन के तहत इसका संशोधन हो चुका है बट पारित नहीं हो रहा क्योंकि लड़की मांग ही नहीं रही। क्यों नहीं मांग रही? कि पिता दहेज देता है, उसमें धन संपत्ति खर्च करता है, बेटा और बेटी को समान एजुकेशन, आज शिक्षा भी बच्चों को समान रूप से दी जा रही,
खर्चा शादी में, दहेज में, शादी के बाद साल भर बेटी की हर तरह की विदाई में, फिर बेटी के बेटा हुआ तो उसमें भी खर्चा। अब आजकल चेन देने की परंपरा है कि अरे 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ तो चेन दी जाएगी। वहां पर भी खर्चा, नहीं दिया तो सास ताने मारेगी, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं दिया। तो वहां पे माता पिता को करना ही पड़ता है। फिर एक उम्र हो जाती है जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जो है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तब उनको जो है आवश्यकता पड़ती है कि बेटा बेटी समान रूप से जो है उनकी देखभाल करें। आजकल कितने बेटे विदेश चले जाते हैं पढ़ लिख करके, और माता पिता बेचारे बूढ़े अकेले रह जाते हैं। हम बचपन से जानते हैं कि हेल्प इंडिया के नाम पे कितने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। तो अगर वृद्धाश्रम में माता पिता बैठे हैं तो उनके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। संपत्ति में अधिकार किसको मिला और किसे संपत्ति मिली? माता पिता अगर वृद्धाश्रम में, तो यानी माता पिता के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो वृद्धाश्रम में बैठे हैं। पहली चीज तो ये मुझे अनुचित लगता है, क्योंकि बेटियों की परवरिश ही ऐसे होती है कि पिता विवाह के बाद बेटी के घर नहीं जाता, और जाता भी है तो अगर 1 दिन 2 दिन रुकता है तो उसको इतना दे आता है कि जितना कि उसको लगता है कि मैंने इतना खाया पिया, तो उससे ज्यादा वो दे आता है। मेरे विवाह के 20 साल हो गए हैं। मेरे पिता की एनिवर्सरी है अभी 10 मार्च में। सोचा है, विचार किया है जाने का, तो कुछ तो लेके जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ जितना मैं लेके जाऊंगी उससे उतना ही मेरे पिता लौटा देंगे। तो जैसे कहते ना कि बेटी का धन कर्ज और बेटे का धन फर्ज, ये हमारी सोच मानसिकता हमारे देश में भारतीयों की बनी हुई है, और ये नियम अभी तक चलता आ रहा है। यही तो कह रही हूँ कि 18 साल हो गए, पारित नहीं हुआ अभी तक। अभी भी महिलाएं इस विषय से दायरे से निकल नहीं पाई हैं। वही चीज है कि एक मानसिकता उनके उससे जो है हटी नहीं है। तो 18 साल में अभी तक इसको मान्यता नहीं प्राप्त है। इसका मतलब बेटी संकोची है, बेटी को संकोच होता है कि ऐसा करूंगी तो क्या होगा, भाई बहन की जो रिश्ते हैं वो इसकी संवेदनशीलता के भेंट चढ़ जाएंगे। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पूजा जी ने कहा कि बेटी को ससुराल में या पिता को की संपत्ति में अधिकार मिले। पिता की संपत्ति 2 तरह की होती है, चल और अचल, यानी जमीन और जायदाद। बरखा जी, तो आपका जायदाद समय में पूरा हो रहा है। बरखा जी, माफी चाहती हूँ, आपका समय पूरा हो रहा है, जी जी, क्योंकि सभी के लिए एक समय सीमा आपने निर्धारित 3 मिनट का समय, एक्चुअली आपने 3 मिनट का समय दिया था, तो मुझे थोड़ा सा अधिकार है कि जो हमारे जिन्होंने बिल्कुल पक्ष बिल्कुल। में बोला है, तो थोड़ा मेरा हाँ, 2 मिनट अभी हुआ नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पूजा जी ने कहा कि बेटी को अधिकार मिलना चाहिए, तो बहू को भी तो मिल रहा है। और चल और अचल संपत्ति 2 तरह की संपत्ति होती है। बेटी को पिता जितना हो सकता है संभव जीवन भर करता है, पर अचल संपत्ति बेटी को नहीं दी जा सकती है। अगर ये नियम पारित हो गया और जीवन भर ऐसे ही होता रहा, तो निश्चित यह है कि फिर एक समय के बाद में ससुराल वालों की निगाह हमेशा बेटी के पिता की जमीनों पे पड़ी रहेगी, और ऐसे में संबंध आगे जा करके बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाएगी, संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी। आपने बहुत सही अपना पक्ष रखा कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली टीम को बुलाना चाहते हैं, उसकी प्रतिभागी श्रीमती रीमा छाबड़ा जी को, कि वो आए और अपने विचार रखें। रीमा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद संध्या जी। आदरणीय अतिथिगण, निर्णायक जन एवं मेरी प्यारी अपराजिता बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ संपत्ति में बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी उचित है या अनुचित, इस विषय पर वाद विवाद के लिए एकत्रित हुए हैं, और मैं पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। हैरान हूं उन पर जो मानते हैं औरत को कमतर, लानत है उन पर जिन्होंने होने दिया औरत का चीरहरण। यदि होता कुछ सामर्थ्य औरत के हाथ में, कोई बना नहीं सकता था गुलाम उसे अपने ही घर में। क्यों नहीं पा सकती बेटी पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी? परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा और बेटी कुंवारी कब तक देखती रहेगी घुटते अपने ही वजूद को? यदि बेटे समान है बेटी प्यारी, तो रहे क्यों बेचारी? यदि बेटे समान है बेटी प्यारी, तो रहे क्यों बेचारी? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया, और 2005 के संशोधन अधिनियम में इसको बराबरी से समर्थन किया गया। समय बदल रहा है और साथ में जिम्मेदारियों के स्वरूप भी बदल रहे हैं, परंतु स्त्रियों का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आज बेटियां माँ बाप की सेवा करने में कहीं पीछे नहीं हट रही हैं। अपनी आंखों से मैंने अपने परिवार में एक दीदी को देखा है जो तलाक लेकर के घर आई थी, और अगर ऐसी बेटियों को इस अधिनियम का सहारा नहीं होता तो जिंदगी भर वो सिर्फ भाई भाभी की गुलाम बनकर रह जाती।
जो बेटियां समर्थ हैं, ये उनके ऊपर है कि वो पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें ना लें, किंतु कानूनन उनके पास ये अधिकार रहना चाहिए। अगर हम वास्तव में लैंगिक समानता का समर्थन करते हैं, तो हमें समझना होगा कि यदि कोई बेटी विवाह नहीं करती, तो उसके लिए संपत्ति में हिस्सेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ बेटियों का विवाह कर देने मात्र से सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं? आज हमें अच्छे भाई-भाभी मिले हैं, हमारा मान-सम्मान करते हैं, पर उन बेटियों की सोचिए जिनके भाई-भाभी उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे में पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी उनकी बहुत बड़ी सहायक होती है। कुछ भाई-भाभी तो इसलिए अपनी बहनों को आजकल पूछने लगे हैं कि कहीं वो संपत्ति में हिस्सा ना माँग लें। और जो बहनें चाहती हैं, वो स्वयं ही सहमति देकर हस्ताक्षर करती हैं कि हमें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं चाहिए, जो मेरी अपनी सासू माँ ने किया है। पर कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो ससुराल में सक्षम नहीं होती और मायका सशक्त होता है। ऐसे में अगर मायके से कुछ पाकर वो अपना जीवन ठीक से यापन कर सकती हैं, तो उन्हें इससे वंचित नहीं करना चाहिए। दहेज, शिक्षा ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ कई बार माता-पिता लड़कियों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं और लड़कों के समय पर सोचते भी नहीं हैं। समान शिक्षा के अवसर प्राप्त करने के लिए भी ये हिस्सेदारी उनके काम आती है। इस अधिनियम के बनने से पहले वो माता-पिता जिनकी केवल बेटियां होती थी, वो बहुत परेशान रहते थे कि उनके मरणोपरांत उनकी सारी संपत्ति उनके रिश्तेदारी में जो बेटे हैं, उनको चली जाएगी। अतः बेटियों का संपत्ति में अधिकार होना उचित है, अन्यथा लोग बेटे के लिए बेटियों की भ्रूण हत्या करवाते रहेंगे। क्योंकि ऐसे में उन्हें अपनी संपत्ति बचाने का प्रयास करना होगा। बेटियां प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से माता-पिता की सेवा करती आई हैं और करती रही हैं, तो ऐसे में यदि वे परेशान हैं और ससुराल में मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रही हैं, तो वो क्यों बताने में संकोच करें और क्यों ना अपने माँ-बाप से उनकी संपत्ति में हिस्सा लें, यदि उन्हें ज़रूरत है। तो अगर उनकी मदद की जा सकती है, तो ज़रूर करनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद रीमा जी आपका कि आपने अपने विचार यहाँ पर रखे और इसके साथ ही बहुत बढ़िया विचार थे आपके और इसके साथ ही मैं आपकी टीम से ही रश्मि श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आएं और अपने विचार रखें। धन्यवाद संध्या जी। सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और सभी अपराजिता बहनों को मेरी राम राम। मैं विपक्ष में हूँ इसलिए क्योंकि ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि लड़के और लड़कियों दोनों को ही समान रूप से शिक्षा दी जा रही है आजकल, मगर हर पिता हर माता अपनी जब बेटी होती है उसकी तो बचपन से ही ये रहता है इसकी शादी करनी है, इसको दहेज में देना है और माँ बाप अपने हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटियों की शादी में खर्च करते हैं। तो अगर हम बेटियों की शादी में खर्च कर रहे हैं और फिर उसको हम संपत्ति में भी अधिकार दे रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है और ये कहीं ना कहीं रिश्तों को भी प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं रिश्तों को प्रभावित करता है। क्योंकि अभी मैंने भी बहुत सुना है कि किसी बहन ने अपने भाई की संपत्ति में हिस्सा तो ले लिया, मगर फिर वो उनका मायका खत्म हो गया वहां से। तो मेरे लिए रिश्ते ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि मैं संपत्ति में हिस्सा लूँ। और मैंने खुद भी साइन किया है, मुझे भी संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए और मेरी बेटी का भी यही विचार है। अभी मैंने 2 साल पहले उसकी शादी कर ली है। तो आप दहेज में भी हैसियत से ज़्यादा दे रहे हो और फिर बेटों का क्या? जो बेटे आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके साथ में रह रहे हैं, उनका क्या है? उनसे भी आप लोगे, फिर वही वो अपनी बहू वाइफ से भी चाहेंगे। हाँ, वो बात अलग है, कोई शारीरिक रूप से अक्षम है बहन या अविवाहित हैं, तो आप उनको संपत्ति में हिस्सा दीजिए, ठीक है। मगर जो आपकी बेटी है या आपकी बहन है, वो मतलब लायबिल है, वो ठीक है कि हाँ, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है। अगर वो अपने ससुराल में खुश है और सक्षम है, तो फिर उसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए पिता की संपत्ति में। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ, आज मैं इतना ही बोल पाऊंगी। हाँ, मतलब रश्मि जी आप बिल्कुल पूरी तरह से विपक्ष में हैं कि बेटियों को जी, मैं विपक्ष में हूँ। हाँ, थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम है, इससे मैं आज लिमिटेड ही बोली हूँ। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पूरी रख ली है और अगर यहाँ पर किसी का किसी से कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है। पूरा हो जाने दीजिए, एक टीम बची है, उसके बाद सवाल होते हैं। आप सभी लोग अपने सवाल नोट करके रखिए। किसी भी प्रतिभागी से कोई सवाल पूछना है तो एक टीम और शेष है शायद संध्या जी। नहीं, 2 टीम है अभी।
अब इसी क्रम को आगे अंत में पूछ लीजिएगा सवाल जी जी इसी क्रम को मैं उसका नाम भी नोट कर लीजिए प्लीज। जी जी इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अब अपनी अगली टीम से अपनी प्रतिभागी को बुलाना चाहती हूँ, किरण श्रीवास्तव जी को, कि वो आए और अपने विचार रखें। किरण जी। मेरी समस्त प्यारी सखियों को और सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज हमें ऐसा एक मंच दिया है जहां हम अपने मन की बात आपसे कह सकें। रही बात, मैं तो पूरे पक्ष में हूँ इस बात की कि लड़कियों को मायके में अधिकार मिलना चाहिए। उसका कारण है आपको ध्यान होगा कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे, ये सबसे पहले उन्होंने ही ये कानून बनाया था 1956 में, क्योंकि उससे पहले औरतों के साथ जो दुर्दशा हो रही, उनकी कहीं पर कोई मान सम्मान, कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, औरतों को दबा कर रखा जाता था, ससुराल पक्ष में उनकी कोई पूछ नहीं थी, उनको बिल्कुल मतलब इतनी बुरी हालत में औरतों को देख करके उनको बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनको भी स्त्रियों के लिए कुछ करना चाहिए। और जैसे कि हमारे पुराने समय में राजा महाराजाओं के साथ क्या था कि एक राजा थे, उनका बेटा हुआ, जो बड़ा बेटा है उत्तराधिकारी हो गया, जो लड़कियां हुई या तो उन्हें जला दिया गया, मार दिया गया, या पता नहीं, उनका कुछ आज तक पता ही नहीं होता कि उनका क्या होता था। तो उन्होंने जब ये कानून बनाया तो ये सोच के ही बनाया कि हम नारियों का उत्थान करें। तो अब उस कानून को अभी 2005 में उसमें संशोधित कर दिया गया है, क्योंकि इसके बीच में लोगों के अंदर हाँ ना टाइप का चल रहा था। अब पूर्ण रूप से ये कानून पारित हो चुका है कि हमें लड़कियों को, अपने बेटियों को अपने जो संपत्ति है उसमें हिस्सा देना ही देना है, और ये उनका अधिकार है। क्योंकि हम जब बेटों और बेटियों में कोई मतलब भेद नहीं कर रहे हैं, हमारा कानून कोई लिंग भेद नहीं कर रहा है, तो हम भेद क्यों करें? ये अलग बात है कि वो चीज उनके काम की है कि नहीं है, कि उसे रखती है, कि वो क्या करती है, अधिकार है उनका, उनको मिलना चाहिए भाई, अधिकार क्यों ना मिले। और रही बात कि माँ बाप की सेवा करने के लिए बेटा आता है, बेटी नहीं आती, तो ये बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। सेवा जितने मन से एक बेटी कर सकती है माँ बाप की, बेटे करते हैं नो डाउट, बहुएं करती है नो डाउट, लेकिन जो हृदय से जुड़ा होता है वो बेटी का होता है, और बेटी 100% अपना देती है जितना वो दे सकती है ना। और रही बात ये कि मतलब बेटे को दिया जाए तो क्या बहू को उसके मायके से नहीं मिल रहा है? वो भी तो पा रही है, तो बात तो ये बराबर की हो गई ना। अगर हम इधर दे रहे हैं तो उधर से ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो बात दोनों साइड की बराबर है, और हम पूरी तरह से इसके पक्ष में है। मुझे लगता है कि जरूर देना चाहिए। नारियों को स्ट्रांग बनाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है भाई। ससुराल में माता पिता की मृत्यु के पश्चात हमें पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, कौन देखने आता है? ये लगे लगाए तो लगाए ही होते हैं, जो हमारे सगे होते हैं हमारे माता पिता होते हैं, और ये रिश्ता बना रहे इसके लिए ये कानून भी बना रहे। जब हमारा वहां पे अधिकार रहेगा तो मेरा आना जाना रहेगा, और हमारे मायके वालों से हमारे संबंध भी रहेंगे। वो हमारी इच्छा हमारे पास ज्यादा है तो अपने भाई को दिए दे रहे हैं, है ना। तो संपत्ति में हिस्सा मिलेगा तभी मायके जाना आना बना रहेगा। मायके जाना आना इसलिए नहीं बना रहेगा कि संपत्ति में हिस्सा बना रहेगा, मायके आना जाना इसलिए बना रहेगा कि अगर भाई भौजाई हमारे हमें नहीं पूछते हैं, हम उसके बावजूद भी जाएंगे, पूरे हक से जाएंगे, है ना। और मेरा हिस्सा मुझे मिले, भले ही मैं उसे अपने भाई भौजाई को दे दूं, लेकिन जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए, है ना। वो तो मैं उन्हें दान दे दूं, गिफ्ट दे दूं, है ना। और भाई भौजाई मुझे और ज्यादा मान सम्मान देंगे। अगर मैं अपना हिस्सा समझ के उन्हें देती हूँ तो मुझे ज्यादा मान सम्मान देंगे, इसलिए मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। और अब मैं इसी टीम से स्वाची श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू। और अपने विचार रखें। स्वाची जी मंच पर आइए। सभी अपराजिताएं को मेरी तरफ से सबको बहुत सारा वंदन, और आप सबके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे मंच दिया बोलने के लिए, हालांकि मैं आप सबसे जो है कम एक्सपीरियंस वाली हूँ, पर मेरे को एक तरीके से जो भौतिक जो एक्सपीरियंस है वो
कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा है, क्योंकि मैं इस चीज की खुद भुगतभोगी हूँ। मेरे यहाँ खुद ही ऐसा इस तरीके का केस हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि मैं जहां भी मैं नजर उठा के देखूं, वहां यही सब चल रहा है। हर घर में यही कहानी चल रही है कि हिस्सा मतलब जो है, ये जो अधिनियम जो शुरू हुआ है 2005 में, जो पारित किया गया है सरकार द्वारा कि बेटियों को हिस्सा मिलेगा, तब से सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो उम्र में कम हो, 30 की हो, चाहे 40 की महिलाएं हो, चाहे 50 की हो, चाहे 60 की हो, सब घर में सब यही हाल हो रहा है। और इस चीज को मैं देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं इसके विपक्ष में हूँ, क्योंकि इसका जो एक तरीके से कंक्लूजन निकल के आया है, वो सिर्फ यही आया है कि घर जो है लोगों के खराब होते चले जा रहे हैं। इससे जो है मानसिकता लोगों की बिगड़ती चली जा रही है। ना प्रेम है, ना मन में भाव है, कोई मतलब कुछ भी नहीं रह गया है इस घर में, कहीं भी नहीं रह गया है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी में एक हिस्सा मांग लेने से, अगर घर के सदस्यों में अगर आपसी प्रेम नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको जो है हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें लगता है कि अगर जमीन के टुकड़े या कागज के नोट ले लेने से अगर हमारे जो है संबंध खराब हो रहे हैं, तो ये हमें वैल्यू लगती ही नहीं है कहीं से। और हमें मेरा प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ हमारे रिलेशन का होना चाहिए। हमें हमेशा अपने रिलेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी परिस्थिति खराब होती है, तो अगर देखा जाए, अगर आप मानसिकता आपकी कुछ ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ हमारे रिश्ते ही काम आते हैं, ना कि नोट, ना कि दीवारें, ईंटें, पत्थर कुछ काम नहीं आते हैं। अगर इंसान बीमार पड़ता है, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग, आपस के जो लोग होते हैं, सिर्फ वही काम आते हैं, ना कि ये दीवारें। स्वाति जी, मतलब आप पूरी तरह से विपक्ष में हैं? पूरी तरीके से विपक्ष में हूँ, पूरी तरीके से विपक्ष में हूँ मैं। बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। चलिए अब हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए और अपनी आखिरी टीम की तरफ बढ़ते हुए अपनी अपराजिता संस्था की संस्थापक जी डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी को बुला रहे हैं कि वो आए और अपने विचार रखें। अनुपमा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद संध्या जी। मंच को नमन करते हुए मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। विषय है बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार। 1956 से शुरुआत हुई, संविधान में सम्मिलित किया गया। फैक्ट पे मैं बात करूंगी। जब संविधान में सम्मिलित किया गया तो इसका स्वरूप क्या था, जरा सुनिएगा। बेटियों को 1956 तक बेटियों को संपत्ति में अधिकार, लेकिन कब तक? जब तक वो अविवाहित हैं। उसके बाद आते हैं 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब संशोधन हुआ और 2005 में संशोधन हुआ, तब क्या कहा गया? सहदाई और मिताक्षरा, जैसा हमारी एक बहन ने अभी प्रकट किया अपना विचार मिताक्षरा पे, और उसके बाद में सहदाई भी जोड़ूंगी। मिताक्षरा जिसने ये बता दिया कि पुत्र के जन्म लेते ही पूर्ण अधिकार, लेकिन पुत्री के जन्म लेते ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब प्रसव होता है तो क्या माँ को दर्द बेटों में ज्यादा और बेटियों में कम होता है? जब वो गर्भवती होती है तो क्या कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो ये बता देते हैं कि गर्भ में बेटी है कि बेटा है? तो फिर किसने कह दिया कि आप ये निश्चित करिए कि यहाँ पर बेटी का अधिकार नहीं होगा और यहाँ पर होगा? मैं तो इसके बिल्कुल ही विरुद्ध हुए हूँ और आज मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है इस मंच पर कि 56 में कानून बना, उसके बाद उसमें वो आधा अधूरा कानून, उसके बाद उसमें संशोधन हुए 2005 में, उसकी यात्रा, और वो कानून पारित हो गया है। सबको समान अधिकार है और हमारा इतना बड़ा महिला मंच है और किसी को भी कुछ जानकारी नहीं है। कोई ये कह रहा है कि अभी कानून आने वाला है, अभी बना नहीं। कोई ये कह रहा है कि अरे नहीं मानना चाहिए, रिश्ते टूटेंगे। ऐसे रिश्ते कैसे, जिन्होंने ये कह दिया कि लड़की हो तुम तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, लड़का है तो उसे वो मिलेगा। और दूसरी बात मैं एक पक्ष रखती हूँ, आप भावनाओं की बात कर रहे हैं, रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो अरे जब लड़की इतना सोचती है, बेटी इतना सोचती है कि मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई भाभी हैं, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, तो वो भाई और पिता और माता क्यों नहीं सोचते हैं कि बेटी को हम नहीं दे रहे तो ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए? और एक बिंदु, आप जरा ये बताइए, आपसे किसने कहा है कि आप विवाह, कौन सा कानून है जो कहता है आप विवाह में इतने लाखों खर्च कर दीजिए? कौन सा कानून कहता है कि आप लड़कों को खरीदिए?
ऐसा तो कतई नहीं है। आप तो और कमजोर। ऐसी शादियां मैंने देखी है जहां 50-50, 60-60 लाख खर्च कर दिया गया और शादी के बाद वो टिकी नहीं, लड़की वापस मैके में 60 लाख का हो गया। और वही सोच बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पे जागरूकता की आवश्यक है। हम लोग बार बार कहते हैं कि ऐसी कविताएं रच दी हमने कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कब तक ये आंचल का दूध संभालते हुए और आंखों में पानी लिए हुए सबसे मांगते रहोगे? हमें ये चाहिए वो चाहिए, भाई तुम वो मत दो, मेरा रिश्ता ना खराब हो, बहन तुम ऐसे, ये क्या है? मेरे तो बिल्कुल समझ से परे है। जब कानून ने आपको अधिकार दिए। और एक बार और बता दे, मिताक्षरा को मैं जरा यहाँ पर बल देना चाहूंगी। मिताक्षरा क्या, सहदाई क्या कह रहा है? मिताक्षरा में तो हमें वेदों से ही जो भी मिला, लेकिन सहदाई कह रहा था 2005 से पहले कि आपको संपत्ति में अधिकार 2005 में कानून बना, इसलिए 2004 में जिनके पिता की मृत्यु हो गई उनको अधिकार नहीं। और बहुत से हमारे जो विद्वजन है, हमारे विपक्षी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अरे आपको ससुराल में तो मिल रहा है, तो जरा जान लीजिए ससुराल में आपको क्या मिल रहा है। आपको सिर्फ निवास का अधिकार है। सास ससुर की संपत्ति में आपको एक कौड़ी भर, महिलाओं को एक कौड़ी का भी कोई अधिकार नहीं है। निवास का सिर्फ अधिकार है। और पति की संपत्ति की आप बात कर रहे हैं, पति की संपत्ति में उतना ही आपका अधिकार है जब तक आपके संबंध मधुर है, आप दासी की तरह सेवा करने को तैयार हैं। वरना बहुत लोग साथ में रहते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कानूनी रूप से उनका कितना सामर्थ्य है, कितना नहीं। आप देख लीजिए कानूनों का क्या उपयोग हो रहा है, कानून किसके लिए बनाए जा रहे हैं। सॉरी, मैं बीच में बोल रही, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बिग क्लैप, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बिग क्लैप। बिल्कुल सही कहा अनुपमा जी आपने कि सबको जानकारी होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी, ये प्रश्न ही नहीं, कानून बनने या ना बने ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जन्म के साथ या मृत्यु के बाद कितनी सारी बातें जुड़ी गई। जन्म जब तक पिता जीवित है 2005 से पहले तब तो ठीक है, 2005 के बाद तक जीवित है। मिताक्षरा में फिर सहदाई में फिर इसी कानून को हटाया गया, इसको भी बहुत फाइट किया गया। तो आप ये मत समझिए कि फाइट नहीं किया गया, कानूनी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई है, तब ये अधिकार महिलाओं को, बेटियों को मिले हैं। और इन अधिकारों को बहुत सहज, सभी महिलाओं को, आप कहीं पे भाभी के रोल में है, आप कहीं बेटी के रोल में है, सहज इसको स्वीकार करिए और इसमें कोई लाभ हानि नहीं है। आप ये समझिए, आधी आबादी को जहाँ पर इतना सब कुछ मिलेगा, देश तो अपने आप ही विकसित होगा जब आधी आबादी विकसित होगी। अरे उसको हमेशा कटघरे में ना खड़ा करिए, उससे हमेशा ये ना कहिए कि तुम अबला ही बनी रहो, आंखों में पानी ही लिए रहो। उसको सक्षम करिए। प्रत्येक स्तर पे ये माता पिता का दायित्व है कि वो बच्चों को बराबर का अधिकार दे। बराबर से ऐसे नहीं कि बच्चे का, बेटी का एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करा दिया तो हाँ मैंने तो बराबरी से पाला। बराबरी विचारों से होती है। अगर किचन में दूध उबालने जाना है तो बेटी बेटा एक बार बेटी को भेजिए तो एक बार बेटे को भी भेजिए। उसी तरह से बेटी बेटे को जन्म से जब आप ये शिक्षा देंगे कि बेटी का बराबरी से अधिकार है, तो ना कहीं रिश्ते खराब होंगे, ना कहीं पर किसी भी तरह का दुर्भाव आएगा। बिल्कुल। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बहुत मुद्दों पे इस बात करना चाह रही थी, लेकिन बहुत 3 मिनट दिया है तो मुझे बहुत है और मैं माइनस मार्किंग में नहीं आना चाहती भाई। तो मैंने लिखा था तो समय बहुत कम है अनुपमा जी, समय बहुत कम है, वरना मैं भी सुनना चाहती थी आपके पूरे विचार। और मैं विदा लेना चाहूंगी और जब पैनल ओपन होगा क्वेश्चंस का तब आप लोग प्रश्न। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि पति की संपत्ति में भी अधिकार नहीं होता है। पति जिस दिन चाहे कह सकता है ये मेरा घर है। मैं खुद इस चीज को बता सकती हूँ कि ऐसी बहुत सी बात है कि महिलाओं को आज तो ये बहुत अच्छा हुआ वाद हुई। ऐसी प्रतियोगिताएं हम आयोजित करेंगे, हम खुद जागरूक बने, हम किसी से छीनेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, लेकिन हमारी जो आगे की जनरेशन है, हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको इस हिसाब से प्रशिक्षित करें और ऐसे परिभाषित करें कि भाई इस तरह से समानता के अधिकार पे रिश्ते ना टूटे। बिल्कुल, आपका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि पति की भी संपत्ति में अधिकार नहीं है। जिस दिन पति चाहे आप लोगों को कहा जाता है जी, इसीलिए तो कहा जाता है कि एक औरत का अपना कोई घर नहीं होता है, ना पिता का घर अपना होता है, ना पति का घर अपना होता है। जितने भी कानून बने, लेकिन अभी
बिल्कुल आपका कोई घर नहीं, क्योंकि आप कोई घर नहीं है, यही बात जज्बा वो हिम्मत जगाई ही नहीं किसी ने बिल्कुल। कि आप मांग सके। आप कह सके हाँ। आप मांगो, भिखारी हाँ, नहीं हो। आपकी बात को यहीं से रोक रही हूँ, सक्षम नहीं बनाओगे नारियों को। तो आपकी बात को यहीं से रोक रही हूँ। चलिए कभी दोबारा इस पे फिर होगा, तब तक मैं इस आपकी टीम से ही मनीषा जी को बुलाना चाहती हूँ। मनीषा जी, पक्ष में बहुत कुछ हो गया, अब आप विपक्ष में आए और अपनी बात कहें। अब मैं सबसे लास्ट में बची हूँ। मेरी बहुत सारी अपराजिता और बहनों ने इस टॉपिक के ऊपर अपने पक्ष रखे। बहुत सारी बहनें मेरी इसके पक्ष में हैं कि ऐसा होना चाहिए कि बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, पर मैं इसके विपक्ष में हूँ। रीजन क्या है कि सामान्यतः हमारे समाज में देखा जाता है कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, वो बेटियों को बेटों की तरह ही पालती हैं, उनका लालन पोषण करती हैं। इवन अभी जैसे अनुपमा जी ने कहा, ज्यादातर विचार भी हम लोग के वही होते हैं। बेटी को भी और बेटे को भी हम उसी तरीके से पालते हैं, वही सब चीजें देते हैं, सारी उनकी हर चीज का ध्यान रखते हैं जैसे बेटे की रखते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम हिस्सेदारी, जो संपत्ति में हिस्सेदारी होती है, उससे वंचित रखते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारी जो पुत्री है, जो हमारी बेटी है, वो शादी होने के बाद किसी और घर में चली जाती है और वहां का हिस्सा उसे अपने हिस्सेदारी में मिलता है। वहां की अधिकारी होती है जहां वो शादी होने के बाद जाती है, और ये जो अधिकार है ये उसे सम्मान मिलता है। हर जगह ये वाली बात नहीं होती कि हमें अपने पति से या उन जब तक वो काम हम उनके सम्मान करें तब तक हमें अधिकार मिलता है, बट ज्यादातर घरों में ये सम्मान होता है पत्नी का, उन्हें लक्ष्मी की तरह माना जाता है। तो क्या हुआ, हमारे माँ बाप जो है उनकी संपत्ति पे बेटे का और बहू का अधिकार होता है, और ये जो क्रम है इसी में हमारा समाज चलता है, और संतुलन और समानता का भाव रहता है। इसी क्रम में अगर हम चलते रहते हैं, अब समाज में पुत्री के विवाह के बाद जो पिता होता है या भाई होता है, अलग अलग तरीके से उसकी जिम्मेदारियां निभाते हैं। बहुत सारी सामाजिक रस्में होती हैं, जैसे कि अभी एक मेरी अपराजिता बहन ने कहा भी था इस बारे में। उन सामाजिक रस्मों को खुशी खुशी निभाते हैं। कभी कभी तो आर्थिक तंगी होने के बाद भी उन ससुराल के परिवार वालों को खुश करने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, हमारे पिता, हमारे भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बेटी का पूरे जीवन भर वो ध्यान रखते हैं, चाहे पिता हो चाहे ना हो। अगर पिता नहीं होते तो वो कर्तव्य हमारा भाई पूरा करता है। एक पिता जो अपनी बेटी को बेटे की तरह ही उच्च शिक्षा भी देता है और उच्च पद पर भी उसे स्थान दिलवाता है, उसे अलग अलग तरीके की शिक्षाएं दिलवाता है। तो जब वो उच्च पद पे आ जाती है या एक अच्छी आय करने लगती है, तो वो ससुराल जाकर अपने आय को वह सिर्फ अपने बच्चे, पति और अपने घर परिवार के लिए करती है, ना कि मायके वालों के लिए। थोड़े समय के लिए अगर वो मायके आती है तो कुछ आय का हिस्सा अपना व्यय कर सकती है, लेकिन पूरी आय वो कभी भी व्यय नहीं करती, कभी भी। मनीषा जी, इसमें संशोधन की जरूरत है कि जी, जिस तरह से बेटियों को अगर हिस्सा मिल रहा है और मिलना चाहिए भी, क्योंकि हिस्सा तो पति की भी जायदाद में नहीं मिलता है ना। पति जब तक चाहेगा तभी तक मिलेगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी तब देखिए ऐसा है। देखिए हमने अपने पिता, हमने उस देखिए आजकल हर चीज लिखित रूप में मांगी जाती है, तो ये कानून जो बना है ये बहुत सही बना है। बेटियां अपना हक ले या ना ले ये उनकी मर्जी, लेकिन लिखित रूप में कानून का होना बहुत जरूरी है, समय पड़ने पर वो अपना हक ले सके। बिल्कुल, क्योंकि उनको मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पुत्र का क्या हुआ, दूसरी तरफ हमने वही परवरिश एक बेटे को दी है, वही शिक्षा एक बेटे को दी है, लेकिन जीवन भर माता पिता के प्रति जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो कौन पूरा करता है? एक बेटा पूरा करता है। इवन अगर पिता की डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद जो बहन की जिम्मेदारियां होती है वो भी बेटे को ही पूरी करनी पड़ती है। चलिए, अब सभी लोगों ने अपने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखे हैं, और इसके साथ ही अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर रीमा सिन्हा जी को बुलाना चाहते हैं। मेरा अभी 3 मिनट पूरा नहीं हुआ है। अभी के बीच में क्वेश्चन अगर पुटअप होने लगे तो मेरा 3 मिनट जो बात मुझे अपनी करनी है वो तो मैं अपनी रख लगी, पूरी कर दीजिए।
है ना। तो मेरा कहना यह है कि संपत्ति में जो हिस्सा लेके बेटी दूसरे के घर चली जाती है ना, वो जो है दूसरे के घर का निर्वाह करती है, और उन जिम्मेदारियों को छोड़ के, अपने परिवार, अपने ससुराल की जिम्मेदारी को छोड़ के वो कभी मायके की कर्तव्यों को पूरा करने नहीं आती है। और अगर वो ऐसा करेगी तो बहुत सारी चीजें, बहुत रिश्तों में कटुता भी आ जाएगी। और इससे अब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि कानूनी आधार पर संपत्ति का अधिकार तो बेटियों को मिल गया है, लेकिन ये जो सामाजिक व्यवस्था है ना, ये हम आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सामाजिक आधार पर जो जितने भी धर्म है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी धर्मों में ये माना गया है कि बेटी को अपने ससुराल पक्ष से ही अधिकार मिलता है। वो जो भी अधिकार प्राप्त करती है वो ससुराल पक्ष से करती है, और यही संतुलन है हमारे समाज का। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि बेटी ससुराल को और बहू परिवार का आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने अपने विचार रखे और यहाँ पर उपस्थित सभी अपराजिता बहनों ने अपने विचार पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से रखे। अब मैं अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर रीमा सिन्हा जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। रीमा जी आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, और अनुपमा जी के सुनने के बाद, वैसे तो जब मैं मीठू राय जी का सुनी थी तो मुझे भी लगा कि शायद एक कानूनी गलत बन गया है क्या, क्योंकि इन्होंने विपक्ष में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे थे। मैंने नोट भी किया था। अनुपमा जी ने भी बहुत ढंग से बताया, क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि हमें कहीं से भी अपना कुछ नहीं मिलता है। अगर ससुराल में भी हम हैं, पति चाहेगा तभी हमें उस संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो वैसे आप लोग सभी पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद यही लगा कि आप जिन्होंने विपक्ष में भी बोला, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर बेटियां चाहे तो वहां से अधिकार ले सकती है, अगर वो सक्षम नहीं है तो। अगर वो जॉब कर रही हैं और वो उनकी अर्निंग सही है तो फिर ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। या कभी कभी माँ बाप इतने आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं कि वो नहीं कर सकते, दहेज में इतने पैसे खर्च हो चुके होते हैं कि वो फिर बेटियों को अपने उसमें फिर अधिकार नहीं दे सकते, अपनी संपत्ति में अधिकार देने में वो अक्षम हो जाते हैं। पर जब ये कानून बन जाती है तो फिर कहीं ना कहीं ये मतलब बेटों के लिए फिर ये पार्शियलिटी वाली बात हो जाती है कि दहेज में भी उन्होंने इतना खर्च किया, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा बना हुआ है ना कि ना चाहते हुए भी कभी कभी दहेज तो देना ही पड़ता है। ठीक है, अब काफी चेंजेस आए हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि अगर, वैसे तो ये कानून बन चुका है और जरूर मिलना चाहिए, पर अगर बेटी भी माँ बाप को कर रही है, उसी ढंग से कर रही है जैसे एक बेटा करता है, उसी फर्ज को निभा रही है, तो फिर बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए, अपने मायके से जरूर मिलना चाहिए। और अगर माँ बाप भी आर्थिक रूप से बिल्कुल तंग है और बेटी सक्षम है, वो कमा रही है, तो फिर बेटी का भी ये फर्ज बनता है, और उसके भाई के भी पास पैसे नहीं है अगर, तो ये बेटी का भी फर्ज बनता है कि वो जरूर अपने मायके को करे। ये नहीं कि वो बस तभी करे जब हमें वहां से हिस्सा मिल रहा है तब मैं करूं, वरना मैं ना करूं। अगर मेरे पास पैसे हैं और मेरा भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, मेरे माता पिता कमजोर है, तो फिर ये हमारा भी फर्ज बनता है, बेटियों का भी फर्ज बनता है कि वो करे। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक संतुलन वाली बात जो अभी मनीता जी ने रखी है, इससे भी मैं सहमत हूँ। और ठीक है, ये कानून बन चुका है तो मिला जुला के मैं भी इस पक्ष में ही हूँ कि हाँ, बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए, पर ये बहुत कुछ बेटी पर भी छोड़ देना चाहिए। अगर बेटी चाहे तो सही है, अदरवाइज ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ना चाहे तो फिर वो नहीं भी ले सकती है बस। और बाकी तो बहुत, अनुपमा जी ने तो बहुत वो रख के कहा है, सब कुछ उन्होंने प्रूफ के साथ और बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, तो उसके बाद तो मैं भी निशब्द हो गई, वरना कहीं ना कहीं विपक्ष के भी पक्ष बहुत अच्छे जा रहे थे कि चलिए। और मैं बस इतने से मैं विदा लेना चाहूंगी आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी आपका। और इसी के साथ करेंगे क्या, ओपन करेंगे उसको क्वेश्चंस के लिए? अगर रीमा जी 5 मिनट और रुक जाए आप प्लीज, समय है आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कहीं और जाना है शायद? 6:30 से है। आपने संध्या जी सबका 1-1 मिनट ले लिया, मुझे लग रहा है। तो ये स्टेज ओपन है,
और जिसको जिससे क्वेश्चन करना है वो नाम लेगा और फिर वो अनम्यूट करेगा। ठीक है संध्या जी, आप देखिए जो हैंड रेज कर रहे हैं जी जी, क्वेश्चन इनवाइट कर लीजिए। अर्चना श्रीवास्तव जी रेज हैंड कर रही हैं। और अर्चना जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, बताइए। आप म्यूट अनम्यूट कर। हम जैसे कि वो बरखा जी ने बोला ना कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो रिश्तों का क्या है, पैसा मतलब अगर आ जाए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। मतलब ये तो बचपन से ही मान के चलना चाहिए ना कि बहन और भाई कोई अंतर नहीं है। भाई जितना अधिकार भाई का है तो उतना बहन का भी होना चाहिए, और ये गलत चीज है कि भाई, है ना। एक्चुअली वो क्या है ना कि अभी लोगों की मानसिकता बदली नहीं है, बदलते बदलते बदलेगी। अभी उनको आदत नहीं है इन चीजों की ना। नहीं नहीं है, प्रश्न बरखा जी से है। जी अर्चना जी, मैं कहना चाहूंगी, मैं भुक्तभोगी इस संदर्भ में मैं भुक्तभोगी हूँ। परिवार में कभी कभी क्या होता है, माता पिता सक्षम नहीं होते हैं और घर के बड़े भाइयों को सब करना पड़ता है। तो मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे 2 बड़े भाइयों ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाई है, बहनों को पढ़ाया, भाइयों को पढ़ाया और शादी भी कराई, और अभी भी कर रहे हैं। माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। बहनों के घर में कोई परेशानी हो जाए तो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिकल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भाइयों को जिनका संबंध बहनों से इतना अच्छा बना है, अगर ये जैसे ये हमारा जो ये आज विषय चला है, इस विषय में है कि भाई उचित है अनुचित है, पक्ष ने अपनी बात रखी, विपक्ष हमारा ये है कि क्या ये पारित हो जाए कि ना पारित हो जाए, मतलब ये नियम पारित हो या ना पारित हो। नियम तो पारित हो जाए, है ना, तो पारित होना चाहिए। नहीं सुनिए मेरी बात, पारित हो जाए या ना पारित हो जाए, तो ये है कि जो भाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे परिवार है जहाँ पे पिता, जैसे शहरों में होता है पिता ज्यादा करते हैं, मगर गाँव में ज्यादातर भाई लोग करते हैं। कई बार होता है पिता किसान है तो वो खेती बाड़ी से ही संबंध रखते हैं, बच्चे पढ़ लिख गए, परिवार बड़ा था तो उसमें भाइयों ने ज्यादा किया। कई जगह पे भाई सक्षम होते हैं, बहनें बहुत छोटी होती हैं, भाई जॉब में लगे तो बहन की ये शादी सब सारी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में जहाँ भाई कर रहा है तो पिता की संपत्ति जो उसके पास थी उसी से उसने, भाई ने बहन के लिए सब कुछ किया। अब भाई के पास कुछ नहीं रह गया तो फिर बहन किस, अगर संपत्ति में अधिकार सभी को देना है तो फिर वो बहन अपने भाई से मांगने आएगी क्या? क्योंकि अगर नियम लागू हुआ तो सब पे लागू होगा ना, अमीर पे, गरीब पे, मध्यम वर्गीय पे, एक किसान पे जिसके पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना किसान कितना आत्महत्या कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, अगर मैं उत्तर दे दूं संध्या जी, अनुमति हो आपकी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ दूं जी। सबसे पहली बात जो विपक्ष ने कहा उनमें से एक बोले ये समानता का और समता का है ना, समता और समानता की बात हो रही है। समानता और समता की बात कर रहे हैं वो हम हर स्थान पे कर रहे हैं। अधिकार संपत्ति में ही बराबर नहीं, ड्यूटीज में भी। यही तो हम सही नहीं समझ पाते हैं संविधान को। हम हमेशा कर्तव्य और अधिकार में दोनों में संतुलन नहीं रखते। हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। तो समानता जब अधिकारों में आ रही है तो कर्तव्यों में भी समानता। संविधान कह रहा है कर्तव्य, संविधान को इस तरह से स्वीकार करिए कि जब पुत्री को अधिकार है तो वहां पे कर्तव्य का अधिकार अपने आप ही सम्मिलित हो जाता है। तो अब इन विषयों पे हम लोग इतने ज्यादा, मैं फिर कहूंगी, जागरूक नहीं है। अधिकार पारित हो गया लेकिन आपको किसी को पता ही नहीं है और लोग रेडी ही नहीं है। संबंध खराब हो जाएंगे ये सोच के, वो संबंध ही कैसे जो इस तरह से समानता के कारण खराब हो गए। और किसने कहा है डाउरी? पुनः वही बात है कि किसने कहा है कि आप इतना अधिक दहेज दे? ये तो कहीं कोई नियम कानून नहीं भी आप कर रहे हैं। और समानता का जब अधिकार संपत्ति में नियम बन गया उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे। वाह भाई वाह, हर चीज अपने अनुसार आप करिएगा। जिसका संविधान ने आपको कोई अधिकार नहीं दिया वो आप लाखों रुपए कर्जा ले लेके डाउरी दे देते हो। पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी और इस पे ओपन आप तिलक में भर भर के परात आप दे देते हो गहनों की और पैसों की। लेकिन जहाँ पे अधिकार दे दिया है वहां आप नहीं डर रहे हो। अभी तक आपने पुत्री को अधिकार नहीं दिया, बहन को अधिकार नहीं दिया। तो इस विषय पे सोचिए, ये दोहरी चाल नहीं चलेगी। महिलाओं को अनुपमा जी, अनुपमा जी, रूप से असमानता है तो ये दोहरी चाल नहीं। जहाँ देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो महिला वर्ग है, अभी भी महिला वर्ग के मन में इन चीजों के संशय हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि
उनको लगता है क्योंकि वो कर्तव्य नहीं कर पाती हैं, उनको परिवार से इतनी आजादी ससुराल से नहीं मिल पाती है कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर सके। संध्या जी, अगर जहाँ पे अब एक अब आप ये प्रश्न ही छोड़ दीजिए कि बहू आती है कि दामाद जाता है। संध्या जी, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। साथ रहेगा, अब वो प्रश्न ही नहीं है कि सेवा नहीं करती। अब तो एक बेटी है, एक बेटा है, ऐसा करो या तो दोनों साथ में तो दोनों समझी समझी सही चले जाओ, दोनों का करना है। अब तो ये सारे प्रश्न और ये सारी बातें जो हम लोग पुरातन में अभी भी घिरे हुए हैं और लड़कियों को अभी भी हम लोगों ने बैकफुट पे रखा हुआ है, उसके विषय पे हम लोगों को सोचना चाहिए। मैं क्षमा चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए, मैं क्षमा चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए, क्षमा चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए। मैं आप सबको पता है मैं अक्सर वृद्धाश्रम जाती हूँ और आपको पता है कुछ नियम ऐसे जो आ गए हैं उसका कितना प्लस पॉइंट वृद्धाश्रम को पहुंचा। लड़कों को ये डर हो गया कि अगर बहन हिस्सा ले लेगी और माता पिता का तो बनता ही बनता है। अच्छा होता क्या, माता पिता ममता में बोल नहीं पाते बट बहन बोलती है। और रहा सवाल रिश्तों का, तो वो रिश्ते किस काम के? अगर आप मेरे साथ नेगेटिव हो और प्रैक्टिकली हम आपके साथ पॉजिटिव रहें, हम मानते हैं कुछ भाई करते हैं अपनी बहनों के साथ, लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है कि हम ना करें या करें। जैसा मेरे साथ व्यवहार हो रहा है वैसा हम करें। अगर वो हमारे साथ अच्छे से कर रहा है तो हम क्यों लेंगे उसमें से हिस्सा? और अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो भाई से मदद क्यों नहीं लेंगे? और फिर भाई का कुछ नहीं है। तीसरी बात, बच्चों के मन में बचपन से ही आ जाएगा कि ये मेरा नहीं है, ये बहन का भी है और मेरा भी है। ये आज बना है ना नियम, ना आने वाले समय पर देखिएगा ये हम सब इस चीज को डाइजेस्ट कर लेंगे कि हम सब सिमिलर हैं। ये बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रही थी इतनी देर से। यही मैं कह रही थी। एक मिनट में बोलूंगी। 2005 से मिल गया है समान अधिकार शादी के बाद भी, और आज तक लड़कियां तैयार नहीं है और उनको यही 20 सालों में आप नहीं कर पाए, अब आप क्या 50 साल तक जीवित रहकर सबको दिलवाएंगे अधिकार? यही मैं कह रही हूँ। बात अनुपमा जी यही है ना, क्योंकि यहाँ पे संध्या जी मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर अनुमति हो तो पूछ सकती हूँ? बिल्कुल अनुमति है। मेरा सवाल है, आप किससे पूछना चाहती हैं? हाँ मैं बता रही हूँ, मेरा सवाल मीठू जी और बरखा जी दोनों से है, जिन्होंने ये बात रखी कि दहेज दिया जाता है लड़कियों को। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि जब लड़कियों को अगर दहेज दिया जाता है शादी में, तो क्या लड़के की शादी में वो दहेज लेते नहीं है? बिल्कुल यही सवाल मेरा भी। नहीं लेते हैं, दहेज के नाम पे नहीं लेते हैं, तो वो बिल्कुल लड़की वाले अपनी मर्जी से दे रहे हैं। मीठू जी यही मेरा भी सवाल है। इतने ही स्वाभिमानी है तो आप लड़की वालों को कहिए कि मुझे चाहिए ही नहीं, आप कुछ ना दीजिए मुझे। बिल्कुल भाई लड़की वालों ने अपनी खुशी से दिया है, बिल्कुल है ना। और दूसरी बात ये आती है, दूसरी बात मैं इसलिए बोलना चाहूंगी कि जब लड़कियों को अगर अधिकार बराबर से नहीं मिलता है, लड़की उस जगह पे मजबूर हो जाती है जब माँ बाप बीमार होते हैं, और लड़की भाई से सिर्फ कह सकती है कि भाई तुम इसको मम्मी पापा को अच्छी जगह दिखा लो, लेकिन भाई की मर्जी के बिना वो जबरन अपने माता पिता का इलाज नहीं करा पाती है। तो अगर बराबर जो है बिल्कुल तो माँ बाप के बीमार पड़ने पे लड़की भी उतने ही हक से इलाज करा सकती है। बिल्कुल मैं यही तो बोलना चाह रही हूँ। मीठू जी ये कानून है, लड़का और लड़की जो भी है दोनों लोग, उनकी पढ़ाई शादी सब पर आजकल सब समान खर्च होता है। ऐसा नहीं कि लड़के की शादी में माँ बाप नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के करते हैं। खाली लड़की की शादी में नहीं करते कि दहेज दे रहे हैं, उनको दहेज मिले या ना मिले वो अपनी इच्छा से बहुत कुछ खर्चा करते हैं आजकल शादियों में। तो फिर खाली जो है लड़कों को ही पैतृक में क्यों? हाँ, तो लड़की का भी देते हैं तो लड़के की शादी में बहू को भी वो दहेज देते हैं। बिल्कुल बहू को मुंह दिखाई देते हैं, मुंह दिखाई छोड़िए, बारात ले जाते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों में खर्चा करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। तो सब कुछ तो पैसे से ही होता है ना, करते बिल्कुल। लड़के तो आप अपनी संपत्ति से तो माँ बाप खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी खुशी से लड़के के लिए कर सकते हैं तो क्या आप अपनी खुशी से लड़की के को अधिकार नहीं दे सकते हैं? नहीं बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं मैं आशिता की बात से सहमत हूँ। यही क्वेश्चन है मेरा कि अगर संपत्ति में अधिकार या बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता है और लड़की की शादी होते ही उसको बता दिया जाता है कि अब तुम पराई हो, तुम्हें यहाँ बीच में बोलने का हक नहीं है, ऐसा क्यों होता है?
दीदी मैं लड़की और लड़के दोनों को ही बराबरी उसमें माँ दोनों को बराबर से जन्म देती है ना, घर तो बराबर से आती है दोनों में। अब आपका प्रश्न समाप्त हो गया है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए और मीठू जी इसका उत्तर दे दें। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, असल में देखिए हमारा समाज एक आईना होता है। हम उस आईने में जो अनुभव करते हैं, जो महसूस करते हैं अपने समाज में, अपने रिश्तों के साथ, अपने परिस्थितियों के साथ, वही आईना हमें जो है समाज के लिए भी दिखता है। और ये जहां तक जो है हम जो अनुभव करते हैं हम उसी को बताते हैं दूसरे के साथ। जैसा कि पूर्णिमा जी ने हमें कहा कि संपत्ति में जब ससुराल में बेटी जाती है तो उसे मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है, आपके पास कुछ नहीं, उसको परेशान किया जाता है। तो वो अगर थकी हारी परेशान होकर आएगी मायके में तो उसको मिलेगा। तो मैं इसी बात पे जवाब देना चाहती हूँ कि अगर बेटियों को संपत्ति में पहले से अधिकार होगा, उनके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, तो बहुत लोग शादी भी तो उसी प्रॉपर्टी के लिए करेंगे। क्योंकि देखिए हर इंसान के पास तो पैसा नहीं है, तो प्रॉपर्टी के लिए शादी भी तो होगी। ये भी तो सोचिए, एक प्लस पॉइंट है तो एक माइनस पॉइंट भी तो है। तो हो सकता है उसकी संपत्ति के लिए बाद में भी तो उसे टॉर्चर किया जाए। अगर वो बेटी ना चाहती है कि मैं नहीं लूंगी, तो उसको लेने के लिए मजबूर किया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। संपत्ति एक ऐसी चीज है, आप देख रहे हैं ना कि कितना बुरा हाल है हमारे समाज में। तो उसी में अगर बेटी की इच्छा पे ये छोड़ दिया जाए कि उसे लेना है कि नहीं लेना है, जबरदस्ती उस पर ये अधिकार थोपा नहीं जाए, ये निर्णय उस पर लिया जाए, क्योंकि हर माता पिता नहीं दे पाएगा दीदी, है ना। बहुत लोग किसान एक बात मैं भी कहना चाहूंगी, जो बेटी को शिक्षा का अधिकार मिला है और जो स्वावलंबी होने का अधिकार मिला है, इससे बेहतर अधिकार ना कोई था और ना होगा। उस पे माता पिता ने भी काम किया है, समाज ने भी काम किया है। हमारी आज बहुत सारी बेटियां हैं जो जॉब करती हैं, बहुत सारी बेटियां जिन्होंने अपने बल पे अपना मकान खड़ा किया है और वो कह सकती है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है, इसमें जो रखा सामान है वो मेरा है, ये मेरा घर है। और इसका अधिकार माता पिता ने भी दिया है, सास ससुर ने भी दिया, अगर देते हैं तो, जॉब करने देते हैं तो इसके लिए हम लोग तालियां बजा सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि बेटा बहू, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। बताया जा रहा है बोला था कर्तव्यों की बात, अभी मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। माना जा रहा है को भी स्वीकार किया जाए ना कि बेटियां क्या सोचती हैं, ये अधिकार उनसे छोड़ा जाए ना कि कानून। अनुपमा जी से मेरा एक क्वेश्चन है, सह निवेदन कि अभी उन्होंने एक बात कही थी कि कर्तव्यों, कानून ने जो बनाया है हक के साथ कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भी बोला है। तो हम किन कर्तव्यों की बात करते हैं? आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहां हम जिस पति के साथ रह रहे हैं, जिस परिवार के साथ रह रहे हैं, हम उन घर की जिम्मेदारियों से निकल के कितना कर्तव्य हम अपने माता पिता के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए, मायके के लिए करते हैं। हमें इतना मौका ही नहीं मिल पाता है। हम अपराजिता बहनों में से कितने लोग हैं जो अपने मैं बराबर अपने मम्मी पापा के लिए जितना मैंने अपने सास ससुर के लिए किया है, मैं बराबर से अपने मम्मी पापा का भी देखभाल करती हूँ। मैं भी करती हूँ, दोनों में मैं भी करती हूँ, पूरा मैनेज करती हूँ। ये भी कहूंगी कि मुझे मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है। नहीं, यही कर पाती हूँ, इसलिए कर पाती हूँ। नहीं, यही सामंजस्य तो बिठाना है हमें ना, यही सामंजस्य बिठाना है। और है ना, जितना बड़ा परिवार हो, हम ये मान लेते हैं कि सारा मेरा परिवार है, मुझे दोनों साइड करना है ना। दोनों का नारी तो सशक्त होती है यार, वो तो करेगी। देखो हम नारियों को ऐसा बनाया जाता है कि हम सामंजस्य बिठा के ही चलते हैं। सामंजस्य बिठाना हमारा काम है। किरण जी और बाकी सभी लोग कृपया आसन में रहें, क्योंकि ये विषय बहुत ज्वलंत विषय है। मुझे पता है आप सब बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अनुशासन बहुत कहना है, तो किसी की बात कोई नहीं सुन पाएगा। संध्या जी जिसको आदेशित करेंगी वही बोले और वो ऑन करे, वरना किसी का समझ तब तक बात भूल। किरण जी अब आगे और डिबेट होती रहेगी, आप तब बोल लीजिएगा। अभी प्रश्न आया है और वो मनीषा जी ने पूछा है, प्रश्न मुझसे पूछा है। संध्या जी बताइए कौन जवाब दे रहा है? मनीषा जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब अनुपमा जी आप दीजिए, आपसे पूछा है तो उसका जवाब आप ही दीजिए। मुझे लग रहा है कि मैंने जो अपनी बातें बताई थी उसमें शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं जब समान की बात कर रही थी, समान अधिकार, समान कर्तव्य, इसके लिए हर एक मस्तिष्क को और हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति समझे और जहाँ पे उत्तरदायित्व आता है। आज बहुत अच्छे समय पर ये प्रश्न आपने पूछा। मैं एक पुत्री हूँ,
मुझे संपत्ति वगैरह का तो वही जैसा भाव दिया गया उस पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन मेरी माताजी इस समय अस्वस्थ है और मैं बहुत गर्व के साथ ये कह रही हूँ कि मैं समान रूप से भाव रखती हूँ उनकी सेवा का, और छोटा सा ही सही लेकिन जो प्रयास हो सकता है मैं पूरा समय निकाल के करती हूँ। हमारे इस मंच पे हमारी बहुत सारी जो बैठी है बहनें सखियां, सभी में से हमारी अध्यक्ष जी, माता जी का पूरा उत्तरदायित्व अध्यक्ष जी निभा रही हैं। आप सभी बेटियां हैं, आपका अधिकार है, उसी तरह कर्तव्य भी है अपने माता पिता की सेवा करना। आपको किसने रोका है? आप कब तक इस तरह से पैरासाइट की तरह जीवन जीता रहोगे कि मुझे उसने परमिशन नहीं दी तो मैं अपनी माँ की सेवा करने नहीं जा सकी? जरा सशक्त बनाइए अपने मस्तिष्क को और मन को, और आप थोड़ा सा सजग हो जाइए। कोई भी इतना अमानवीय नहीं है कि आपकी माता बिस्तर पे हो और वो आपको सेवा के लिए ना जाने दे। मेरा तो ये विचार है। ये एक कंडीशन तो आपकी सेकेंडरी हो गई ना कि अगर माँ बाप स्वस्थ नहीं है तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, उसकी जब वाइफ आती है तब वो उसका भी पहला कर्तव्य यही होता है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करेगी। अनीशा जी, अब ये सिचुएशन बहुत जल्दी आने वाली है, अब ये क्वेश्चन ही बंद हो जाएगा। मैंने पुनः कहा, एक बेटा एक बेटी, आप समाज में आप किसके साथ किसको रहना है? आपको क्या लगता है कि वही सिस्टम चल रहा है कि दामाद बेटी को लेके गया? ऐसा नहीं होगा, मानसिकता बदलना है आपको मायके में जाके कर पा रहे हैं जितने भी लोग ये मानसिकता बदलनी है हम लोगों को। सभी को बराबर का अधिकार और कर्तव्य के लिए एजुकेट करना है। जिसको जहां पर कर्तव्यों का निर्वहन करना है वो करे, और ससुराल भी जाने, समाज भी जाने कि ये उसकी ड्यूटी है, वो कर रही है। आप पहले आगे बढ़ के अपनी ड्यूटी निभाओ, तो ड्यूटी कब निभा पाते हैं? मैं अनुपमा जी, मैं खुद भी कहना चाहती हूँ, मेरे भी मम्मी पापा को जब भी जरूरत हुई है मैं हमेशा खड़ी हुई हूँ, और इस चीज का जवाब तो मेरी मम्मी खुद दे सकती हैं कि हाँ, उन्होंने जब भी मुझसे किसी भी काम के लिए कहा है मैंने हर हाल में मैनेज किया। जब संध्या जी और मेरे बारे में तो आशिता और मनीषा दोनों जानती है। तो अब इसको समाप्त किया जाए क्योंकि ये प्रश्न बढ़ते जाएंगे, वाद विवाद नहीं, मैं एक मिठू राय की एक बात का जवाब देना चाहूंगी। बोलिए। मिठू ने जैसे अभी कहा था ना कि अगर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होती है तो अगर वो नहीं लेती तो उसके ससुराल वाले उसे फोर्स करेंगे लेने के लिए, तो मैं मिठू जी से ये कहना चाहूंगी कि ये गंदी सोच जिस इंसान में होती है तो होती है, उससे अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अधिकार नहीं मिलता तो भी वो ऐसा करते क्योंकि उनको दहेज के रूप में चाहिए था। फिर तो वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान की सोच कैसी है। देखिए, लालच का कोई अंत नहीं होता है। अगर उनको लालच है तो वो लेते ही रहेंगे, फिर वो आपका अधिकार हो या ना हो। सोच कुछ अच्छा करने की सोचती है मगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, और हर यहीं पे खत्म करने की इजाजत दीजिए। अनुकूल बना ले। संध्या जी, ये थोड़ा वाद विवाद टाइप का लगना भी चाहिए ना। संध्या जी, ये एक्चुअली इतना ज्वलंत विषय है कि इस पे जो है सबके विचार आते ही जा रहे हैं। करना चाहूंगी, लास्ट में मैं एक लाइन ये ऐड करना चाहूंगी इसमें कि आज के वाद विवाद में जो कुछ भी हुआ उसमें स्त्रियों के पक्ष को लेकर के, जैसा कि हर स्त्री कहीं ना कहीं उनके मन में ख्याल आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं अकेली पड़ गई हूँ। कभी सिचुएशन ऐसी आती है, जरूरी नहीं कि वो हम ही लोग की लाइफ में हो, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनकी लाइफ में सिचुएशन आती है जब उन्हें सोचना पड़ जाता है कि हाँ, मैं अकेली हूँ, ना ससुराल वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे उनके पास अगर ये अधिकार नहीं होगा तो वो क्या करेंगी? इसलिए इस अधिकार का लिखित रूप में होना बेहद जरूरी है, और जब हमारे पास लिखित रूप में ये अधिकार होता है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। बिल्कुल, हार के या मायूस होकर तो इन सारी बातों का एक ही सार है कि लालच का कोई अंत नहीं है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दामाद हो, चाहे बहू हो, लेकिन ये नियम होना चाहिए, बराबर का हक होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकें। अब हम अपनी अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार जी को बुलाना चाहेंगे। कार्यक्रम का ये बहस जारी रहेगी क्योंकि ये बहुत लंबी बहस है, इसके लिए हम लोग ऑफलाइन एक बार फिर मिलेंगे। और कार्यक्रम का समापन करने के लिए अब हम अपनी दूसरी मुख्य अतिथि अपनी अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा जी को बुलाना चाहेंगे कि वो आए और वो भी अपने विचार रखें।
मेरे विचार बहुत ही साधारण हैं सीमा दीदी के मैंने पहले मेरा एक विचार है। नहीं अर्चना जी प्लीज अब नहीं। हाँ सीमा जी बोलिए। मैं सुनाई दे रही हूँ क्योंकि आज गला बहुत खराब है। जी जी तो बिल्कुल। सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी और प्रस्तुतियों के बाद जो ये क्वेश्चन आंसर राउंड था, मैंने ये इसने तो मतलब पूरा कोहराम मचा दिया, क्योंकि सबके एक साथ जब ओपन हो जाते हैं माइक्स तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है और बहुत ही मतलब वो डिस्टर्बिंग था भी। मतलब आप लोग को एक स्वस्थ, आप ऑनलाइन हो तो एटलीस्ट एक खोल रहा है तो दूसरा ऑफ कर लो, दूसरा बात करो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते तो ये और अच्छा क्वेश्चन आंसर राउंड होता। एनीवे जो भी हुआ कोई बात नहीं। मैं बहुत ही सिंपल बात बताना चाहूंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने कभी भी ये, मेरे फादर शायद अपने अहेड ऑफ हिज टाइम थे, ही वॉज ए डॉक्टर, और कभी भी मेरे घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखा। कभी भी प्रॉपर्टी का ये जो आप आज बात कर रहे हैं, मेरे घर में बहुत पहले से ये हो चुका था। पापा ने कभी दोनों को ही, मेरे एक भाई एक बहन हूँ, भाई छोटा है, उन्होंने हमेशा से बराबर का समान अधिकार, समान कर्तव्यों की शिक्षा दी। तो हमने कभी ये नहीं देखा कि मेरा भाई जो है अगर मेड नहीं आई है तो मुझे गिलास मांजना है तो भाई को भी अपना गिलास मांजना है। तो ये तो कर्तव्य हो गए। दूसरी चीज है आप अपना काम खुद करिए, ये चीज की शिक्षा बचपन से मिली। और इसी तरह से प्रॉपर्टी वाली जो चीज थी, पापा ने शुरू से कहा आधा तुम्हारा है आधा तुम्हारी दीदी का है। तो ये जो राइट्स वाली बातें हैं या जो एक कानून की बात आप कर रहे हो, ये कानून मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये बहुत पहले में एग्जिस्ट करता है। तो ये सोच की बातें होती हैं, ये आपकी नजरिए की बातें होती हैं। अगर आपके घर में ऐसा मनुष्य है जो हमेशा हर चीज को ये देखता है कि हमें, मतलब पापा ने अपने घर में बहुत सारी चीजें देखी थी, उन्होंने अपने घर में भाई बहन का डिफरेंस देखा था, तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को ये परिवेश दूंगा कि बच्चा अगर 18 साल का हो गया तो वो हमारा दोस्त है। लड़कियां अपने बाप से बात करने में घबराती हैं, हम अपने पापा को चीजों को बताने के लिए परेशान रहते थे, उनके पास समय नहीं होता था क्योंकि ही वॉज अ डॉक्टर, तो हमें खोजना पड़ता था कि पापा से सारी बातें करनी। तो इस तरह का माहौल देखा है। तो आप जो इतनी बहसबाजी कर रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आपकी मानसिकता है। अगर ये कानून आया है तो क्योंकि आपको बहुत को ये मालूम नहीं है, बहुत लोगों को ये जागरूकता नहीं है, इसलिए कानून आया है। इस कानून के आने से एक वीटो बनता है कि जो लोग नहीं करते, जो इस तरह की मानसिकता वाले भाई हैं, बहनों को अधिकार नहीं, ओनली 25%, मेरी माँ ने देखा है 25% का अधिकार इन्होंने देखा है, साइन कर दो तुम्हें बस 25 मिलेगा। तो ये उनका जमाना था, हमने तो ये सब जाना ही नहीं और ये कानून और ये सब कभी नहीं देखा, क्योंकि मुझे तो बराबर का हक मिला है, बराबर की आजादी मिली है, बराबर का हिस्सा मिला है, तो कहीं कोई इस तरह की बात ही नहीं। तो ये चीजें समाज में आ गई हैं और आई भी इसीलिए है कि लोगों में जो वैचारिक ये चीजें हो रही है ना कि ये दहेज के लिए है, लड़की आई तो दहेज है, लड़का है तो ये है, तो ये दहेज वाली बात भी नहीं एग्जिस्ट करती है अगर आप ब्रॉड माइंडेड है। तो चीजें इस तरह से होती हैं। आप आपके लिए सास ससुर को अगर आप अपनी माँ बाप मानते हैं बराबर का, अब जैसे मेरा तो एक ही बेटा है या मेरी दीदी लोग के घर में एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी है, तो वो बेटी अगर अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? उसके लिए उसके सास ससुर भी बराबर है, उसके माँ बाप भी बराबर है, तो उसके लिए तो दोनों परिवार बराबर हुए, क्योंकि वो इकलौती है। मेरी मामी की बेटी, मामी इस समय अपनी बेटी के पास में है और उनकी जो सास है वो भी उसके साथ रहती है। तो ये सारी चीजें समाज को एक बैलेंस, हम 21st सेंचुरी में हैं, हम समानता और ये सब की बातें जब करते हैं तो नजरिए में भी वो चीजें आनी चाहिए। आपकी शिक्षा में वो चीजें जब आएंगी तो अपने आप एक स्वस्थ समाज की रचना होगी। जो यूटोपिया का कंसेप्ट है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट धीरे 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 वो आप ला सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। यू पीपल मतलब कि हम, यानी कि हम नारियां, क्योंकि नारी ही जो है ना वो बच्चे को गढ़ती है। ये देखिए गोद में बच्चा बैठा हुआ है ना, तो ये मातृशक्ति है जो कैसे गढ़ के ये ले जाएगी आगे के समाज को, आगे के चीजों को। तो ये तो हमारे हाथ में।
हम कैसे समाज की रचना कर रहे, कैसा अधिकार, कैसा कर्तव्य, सब हमारे हाथ। बस इतना ही कहना है मुझे। बहुत बढ़िया सीमा दीदी आपने बोला। और इसी के संग मैं अपने कार्यक्रम का समापन करने के लिए हमारी संरक्षक यहाँ पर मौजूद हैं नीता माथुर जी, उनको मैं बुलाना चाहती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। नीता दी प्लीज आप आए। अंजलि दीदी भी है। नमस्कार अंजलि दीदी। मातृशक्ति आप हमारी जो है आशीर्वाद देने के लिए हमारे आज सामने उपस्थित है। दोनों लोग आई हैं। गर्मा गर्मी वाला माहौल था ना कि दोनों को अपने जो है आशीर्वाद के लिए आना पड़ा। नमस्ते नमस्ते आंटी। बच्चे बहुत ज्यादा बैठे। नीता जी शायद म्यूट है। नीता दी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दिख भी नहीं रही है कहीं। नहीं नीता दी ऑनलाइन मंच पर तो हैं? नहीं है। नीता दी नहीं है तो अंजलि दीदी भी अंजलि दी भी इस समय नहीं है। इस समय हमारे दोनों नहीं है। चलिए तो मुझे लगता है मैं ये अवसर ले लूं सभी का दोनों जी आप धन्यवाद ज्ञापन करिए। एक बार संध्या जी की माँ से जरा पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लगा हम लोग के विचार? प्लीज संध्या जी माँ से पूछिए अपनी। आरती आप म्यूट कर लीजिए। आरती म्यूट। अगर बेटी सक्षम है तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, वो खुद ही नहीं लेगी। वो खुद ही नहीं लेगी। समझदार बेटी सक्षम है तो नहीं लेगी। संध्या जी आज लड़ाई करके ना आना। कोई सवाल ही नहीं उठता, वो मना कर चुके पहले ही, उनको लेना ही नहीं होगा। हाँ चलिए अनुपमा जी खुद इतने में और प्रणाम। सच बात है, हम लोगों की जो माता है या नारियां जो है उनका हृदय बहुत विशाल होता है। उनको शुरू से ही बहुत सारी चीजों को, उनको बहुत सारे डोंट सिखा दिए जाते हैं। उसी एक डोंट का जिक्र कर दिया है माता जी ने, तो उनकी सोच को नमन है और नारियों के उस विशाल हृदयता को, उसको भी नमन है। आप सभी नारियां यहाँ पर आई और बहुत अच्छे अच्छे विचार सबने किए। हम लोग जागरूक हुए, कुछ नई बातें जानी, बहुत अच्छा आशीर्वचन हमें मिला। हमें हमारे जो अतिथिगण है, हमारे जो आज की मुख्य अतिथि है, उनके द्वारा भी, डॉक्टर रीमा श्रीवास्तव जी द्वारा भी, रीमा सिन्हा जी द्वारा भी और प्रोफेसर सीमा सरकार जी द्वारा भी बहुत अच्छी बातें जानने को मिली कि किसी भी तरह का भेदभाव ये परिवार से ही आरंभ होता है। तो अब हमारा ये उत्तरदायित्व है कि अपने परिवारों में, अपने बच्चों के मस्तिष्क में इन प्रश्नों को आने ही ना दें। अगर परिवार में कोई भी बच्चा है, वो पुत्र है या पुत्री है, वो समान है, इस भाव से रहे तो ये आज का वाद विवाद सार्थक रहेगा। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे जो निर्णायक मंडल है उसका हृदय से आभार। अपने जो विद्वता आपने यहाँ पर हम लोगों को प्रकट की और अपने विचार जो बताए, उससे हम लोगों को बहुत बहुत अधिक लाभ होगा। और मुझे लगता है आज का ये वाद विवाद बहुत अच्छा रहा और ये आगे के लिए कई नए मंच और नए प्रश्नों को छोड़ के जा रहा है, जिस पर हम लोग कार्य करते रहेंगे। और जैसा अपराजिता का काम है, कभी ना रुकना थकना, तो ऐसे ही चलते रहेंगे। पुनः बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संदेश देना चाहेंगे, अगर आदेश हो तो हम एक संदेश ये देना चाहते हैं कि पुरानी दादियों को तो छोड़ दीजिए, जो हम लोग दादियां बनेंगे तो उनके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि लड़का और लड़की नहीं बनना। पुरानी दादियों को तो पोता ही चाहिए था, लेकिन ये सोच चेंज करनी चाहिए कि हम लोग को बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, बस चाहे एक हो या दो। तो इस सोच के साथ हम अपराजिताओं अब ये सोच बदल चुकी है। अब ये सोच बदल चुकी है अर्चना, ये सोच बदल चुकी है। अपराजिता का सोच चेंज हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि चेंज हो चुकी है। कि अपराजिता का ये युद्ध तब तक रहेगा जब तक घर में जब बच्चा हो तो कोई ये ना पूछे बेटा हुआ या बेटी। चलिए इसी हम लोगों को कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, सभी से विदा लेते हैं। संध्या जी एक चीज मैं कहना चाहूंगी लास्ट में, पुराना सब कुछ नया न रहा, नया न रहा एक समान,
प्रगति के साथ बदलते गए चिरंतर जीवन के प्रतिमान। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने मुझे ये मंच दिया संध्या जी, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपकी। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। संध्या का मंच संचालन बहुत अच्छा रहा। संध्या तुम्हारा मंच संचालन बहुत अच्छा था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, मन की बातें कही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संध्या जी अभी मन में बहुत कुछ रह भी गया है, बहुत रह गया है, बहुत रह गया है, कर ही ना पाए। उसके लिए ऑफलाइन हाँ, अब जो डिबेट होगी वो ऑफलाइन ही रखी जाए।